दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज डेमोक्रेसी के उस रेड कारपेट को हम उठाते हैं जिस रेड कारपेट पर चलते हुए हमेशा लोकतंत्र का राग पार्लियामेंट के भीतर गाया जाता है, सुप्रीम कोर्ट के भीतर गाया जाता है या इस देश के तमाम इंस्टीट्यूशन के तौर पर गाया जाता है। लेकिन जैसे ही इस रेड कारपेट को उठाते हैं तो उसके नीचे एक पथरीली जमीन दिखाई देगी और उस पथरीली जमीन पर नंगे पांव इस देश के नागरिकों को चलने के लिए मजबूर किया जाता है। और जब इस देश का नागरिक या फिर एक आम जनता जब उस पथरीली जमीन पर चलती है तो उसके पांव से खून रिसता है। उस रिसते हुए खून का इलाज कराने के लिए इस देश में अस्पताल नहीं होते हैं। या फिर यह खून क्यों रिस रहा है जबकि रेड कारपेट डेमोक्रेसी के नाम पर बिछाई गई है, इसको सवाल करने की ताकत हमारे यहां के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन दे नहीं पाते हैं। तो जब आप लोकतंत्र की चर्चा करेंगे तो आज इन दो विषयों को छूने की कोशिश कीजिए। एक तरफ अस्पताल है, दूसरी तरफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है। दुनिया भर में संकट एक तरीके से एक जैसा आया, लेकिन भारत के भीतर अस्पताल नहीं बचे। अस्पताल है ही नहीं, बेड्स है ही नहीं, वेंटिलेटर है ही नहीं, जितनी बड़ी तादाद में मरीजों का जिक्र दिल्ली जैसी जगह में हो रहा है। दुनिया भर में ऑनलाइन सिस्टम से पढ़ाई की व्यवस्था छोटे से छोटे देश में की गई, लेकिन हमारे यहां एजुकेशन सिस्टम डगमगा गया, वो ऑनलाइन सिस्टम से दूर भाग गया। हमारे यहां इंटरनेट भी अभी भी लोगों को इस रूप में जोड़ नहीं पा रहा है जहां कोई प्रोफेसर पढ़ाए और तमाम छात्र अपने अपने घरों में बैठकर ऑनलाइन पढ़ाई कर ले। यह भी स्थिति इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर की नहीं है। तो क्या हम मौजूदा वक्त में इतने पारदर्शी तरीके से इतने गरीब नजर आ रहे हैं? यानी कोई बेसिक चीज इस देश के भीतर में नहीं है। हमें लगता है कि आज लोकतंत्र की परतों को उठाते वक्त एक चीज आपके जहन में और आनी चाहिए। दुनिया में भारत अकेला ऐसा देश है जहां पर भारत की राजनीतिक सत्ता जिसके हाथ में होती है उसकी सबसे ज्यादा कमाई जनता के पैसे से होती है। यानी टैक्स का पैसा जो जनता के जरिए सरकार तक पहुंचता है। दुनिया में इतना ज्यादा टैक्स कहीं नहीं दिया जाता है, लेकिन इतने पैसे को अगर खर्च अस्पतालों पर और इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर कर दिया जाए तो दुनिया के किसी भी देश से बेहतरीन देश भारत हो जाएगा, जहां अस्पतालों की भरमार होगी, जहां बेहतरीन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस होंगे। आप कहेंगे क्या आप जिक्र कर रहे हैं? हम आपको आज फैक्ट्स के साथ कुछ बतलाना चाहते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत हमें लगता है कि सरकार के पास जो पूंजी आती है पहले उससे समझिए। और उसमें भी आज सिर्फ एक ही प्रोडक्ट लेते हैं और वो है प्रोडक्ट ऑयल का, यानी पेट्रोल और डीजल का। उसके जरिए जितनी कमाई होती है उस कमाई का बड़ा छोटा सा हिस्सा उसके बाद हम इस देश के अस्पतालों पर लगाएंगे, इस देश के एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस पर लगाएंगे। तब आप समझ पाएंगे कि असल में इस देश में सत्ता की रईसी का खेल क्या होता है और वो किस तरीके से चुनाव में करोड़ों अरबों रुपए लुटाती है और जिस तरीके से वह अपनी चकाचौंध के भीतर अपनी दुनिया बना लेती है। उसके कोई सरोकार उन नागरिकों से होते ही नहीं है जिन नागरिकों के बल पर दुनिया ये जानती और कहती है कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है। तो आइए रेड कारपेट उठाते हैं और शुरुआत करते हैं ऑयल से ही। आज की तारीख में अभी जब हम आपसे संवाद कर रहे हैं, दुनिया के बाजार में जो भारत क्रूड ऑयल खरीदता है, तेल जो खरीदता है, वह है $42। $42 का एक बैरल आता है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, लेकिन $42 का मतलब यह है कि अगर आज की तारीख में $75.80 एक्सचेंज रेट है तेल के बाजार में, भारत को $1 की कीमत $75.80 के हिसाब से चुकानी होगी, तो लगभग $42 का मतलब हो गया $3,183। 183 रुपए, यानी $3,183 में एक बैरल तेल आप खरीद सकते हैं। एक बैरल में 159 लीटर है, तो जो कीमत प्रति लीटर आएगी वह आएगी लगभग ₹20.01। ₹20.01 में 1 लीटर पेट्रोल आपको विश्व बाजार से मिल गया। उसके बाद आप उसको क्रूड ऑयल को जो रिफाइनरी करते हैं, रिफाइनिंग सिस्टम के बाद जो ओएमसी मार्जिन होता है, यानी साफ सफाई करने के बाद उसको पेट्रोल के टैंकर में भरते हैं आप, और उसके तमाम लॉजिस्टिक को अगर जोड़ दीजिएगा तो 1 लीटर पेट्रोल पे खर्च होता है ₹5.32। यानी ₹20.01 और ₹5.32, इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ₹25.33 हो गए।
₹25.33 का पेट्रोल गया पेट्रोल पंप पर। पेट्रोल पंप वाला व्यक्तियों को रखता है, भरता है आपकी गाड़ी में, तो उसको प्रति लीटर ₹3.56 उसको कमीशन दिए जाते हैं। यानी पेट्रोल की कीमत हो गई ₹28.89, ₹28.89। अब लेकिन पेट्रोल जब आप भराते हैं तो आपके हिस्से में आता है ₹80 का। ₹80 में पेट्रोल की कीमत ओरिजिनली आ रही है, सब मिला उला के पेट्रोल पंप के कमीशन जोड़ने के बाद भी ₹29 से कम ₹28.89। और उसके बाद जो कीमत अलग से आ रही है, जिसमें वैट लग रहा है, जिसमें एक्साइज लग रहा है, जिसमें रोड टैक्स लग रहा है, यह लगातार किस रूप में बढ़ते चला जाता है और स्थिति आ जाती है कि ₹51.54 आपको देने पड़ते हैं इसी टैक्स के, जो सरकार के पास जाते हैं। यानी इतनी बड़ी तादाद में दुनिया के किसी भी देश में टैक्स पेट्रोल डीजल को लेकर नहीं वसूला जाता है। अब आप सोचिए कि हम जिस स्थिति में आपसे आज बात कर रहे हैं, इसमें 1-2 तारीख और आपको लिए चलते हैं। मान लीजिए जब ये साल शुरू हुआ, 2020 शुरू हुआ, तो 1 जनवरी को जो $67 विश्व बाजार में था और आज की तारीख में है $42। और इस दौर में सबसे कम आया था, जिसमें सरकार ने जो खरीदा है तेल, वो 6 मई को आया था, उस समय था $27। इन तीनों परिस्थितियों को नापते हुए जब आप मौजूदा वक्त में खड़े होंगे तो आपको यह जानकर हैरत होगी कि ₹51.54 आज आप टैक्स पेट्रोल में देते हैं, और दूसरी तरफ डीजल जब आप लेते हैं तो डीजल में सिर्फ ₹27.35 प्रति लीटर पहुंचता है, और उसमें भी जो आप लगभग ₹49.38 टैक्स दे देते हैं। यानी ₹100 का तेल खरीदते हैं, उसमें ₹30 तेल रहता है और ₹70 टैक्स में चला जाता है। लेकिन भारत सरकार यही नहीं रुकती है। भारत सरकार कोई कॉरपोरेट नहीं है जहां वो कमाने निकली है, वो कोई इंडस्ट्री भी नहीं है कि कोई प्रोडक्शन कर रही है। भारत सरकार का मतलब यह होता है कि वह इस देश के नागरिकों को सुविधा दे और सुविधा के अनुकूल इस मार्जिन के साथ जिंदगी जीने की व्यवस्था करे, जिसमें हर किसी को जीने का अधिकार मिल जाए। संविधान में यही तो दर्ज है। लेकिन सरकार ने क्या किया, टैक्स लेने की एक अलग स्थिति है, उसने एक और व्यवस्था 2017 में कर दी। उसने कहा कि लगभग 10% इथेनॉल जो है हम 1 लीटर पेट्रोल में मिलाएंगे। इथेनॉल का मतलब यह होता है, इसको हम लोग नेचुरल फ्यूल कहते हैं, इसमें शुगर और स्टार्च मिला हुआ रहता है। लेकिन इसकी भारत के मार्केट में कीमत आती है 1 लीटर इथेनॉल की ₹47.90। अब आप सोचिए कि उस ₹47.90 इथेनॉल है और पेट्रोल आप खरीद रहे हैं ₹80। अब इन दोनों की स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए। जब आप 1 लीटर में 10% इथेनॉल मिलाते हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपकी गाड़ी में 30 लीटर का टैंक है, 30 लीटर के टैंक में आपने 27 लीटर पेट्रोल भराया, 3 लीटर एथेनॉल भराया। अच्छी बात है। इथेनॉल की कीमत हो गई 49.89, 90 नहीं 89 पैसा है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 149.67, यानी 3 लीटर ₹149.67। और दूसरी तरफ 27 लीटर जो पेट्रोल आपके इसमें हिस्से में आ रहा है, उस 30 लीटर में से उसको जब 80 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा ₹2160। दोनों को मिला दीजिएगा तो आएगा ₹2309.67। लेकिन आप दे रहे हैं ₹2700, क्योंकि ₹80 के हिसाब से 30 लीटर लिया गया। यानी यहां भी सरकार ने अपने तौर पर ₹300.33 कमा लिए। सरकार अपनी कमाई के उपाय लगातार कर रही है, यह आप दिमाग में अपने जहन में बात रखिएगा। और उसके बाद समझिएगा कि जब इन बातों का हम जिक्र कर रहे हैं तो आपके जहन में आएगा क्या पहली की सरकारों ने ऐसा नहीं किया। पहली की सरकारों पर भी आते हैं, खासतौर से नवंबर 2014 आते हैं। तब तक मौजूदा मोदी गवर्नमेंट जब सत्ता में आ गई थी 2014 में, तब तक उसका ध्यान पेट्रोल डीजल पर नहीं गया था। पहली बार नवंबर में ही गया था। नवंबर 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी थी पर लीटर, वह ₹9.20 थी पेट्रोल पर, और डीजल पर थी ₹3.46। दोनों स्थिति आपने देख ली। उसके बाद पहला झटका सरकार ने 2017 में दिया, जो ₹9.20 प्रति लीटर एक्साइज था, उसको बढ़ा के कर दिया ₹21.48। यानी 2017 में कमाल हो गया, लगभग 2.5 गुने से ज्यादा। और डीजल में तो और कमाल हो गया, ₹3.46 जो एक्साइज टैक्स था वह 2017 में बढ़कर अगस्त 2017 में 15 अगस्त लाल किला प्राचीर जी ₹17.33 पर पहुंच गया।
यानी डीजल और पेट्रोल की कीमत लगभग एक बराबर आने की शुरुआत 2017 में होती है। और मई जो लास्ट महीने का जब ये जानकारी आई, उसमें 6 मई को सरकार ने बढ़ाकर एक्साइज ड्यूटी कर दी 32 रुपए 98 पैसे। इसमें रोड सेस भी जोड़ दिया गया। सड़क पता नहीं बन रही है नहीं बन रही है, सड़क की जरूरत अभी है नहीं है, लेकिन उसका सेस सरकार ने लेना चाहा और 32 रुपए 98 पैसे एक्साइज ड्यूटी हो गया। तो 2014 में 9 रुपए था, यहां 32-33 रुपए हो गया। डीजल में 3 रुपए 46 पैसे था, वो बढ़कर 31 रुपए 83 पैसे हो गया। इसी तरीके से वैट भी बढ़ा है। वैट 20% था 2014 में, जो आज की तारीख में 30% हो गया। डीजल में 12.5% था, जो बढ़कर 30% हो गया। अब इसका असर क्या है और सरकार की कमाई क्या है और उस पैसे का क्या उपयोग हो सकता है, हम इस पर भी आए। उससे पहले एक चीज और जान लीजिए, इस देश के भीतर में डीजल इंडस्ट्री लगभग खत्म हो गई। डीजल गाड़ियां जो बनाती थी खत्म हो गई। 2013-14 में लगभग 50% डीजल गाड़ियां बिका करती थी। लेकिन आज की तारीख में जब हम आपसे बात कर रहे हैं, वो घटते 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 9% पे आ गई है। जो इसीलिए बिक रही है क्योंकि वो बनी हुई थी। क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर एक सरीकी हो जाएगी तो क्या असर होगा। अब इसके पैरेलल में आइए कि डीजल का सबसे ज्यादा उपयोग इस देश के भीतर में एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ है। किसान भी करता है, ट्रक्स में भी होता है, ट्रैक्टर में भी होता है। और एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी पे सबसे ज्यादा मार डीजल की पड़ती है। लेकिन डीजल की कीमत बढ़ते बढ़ते ना सिर्फ पेट्रोल के पैरेलल में आकर खड़ी हो गई, बल्कि जितनी बड़ी तादाद में वो बढ़ी है वह इसलिए स्थिति है क्योंकि भारत के भीतर जो एमएसपी है, इसको भी जरा समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे यहां पेट्रोल डीजल लगभग बीते 15 दिनों का जिक्र करें, 15-16 दिनों में लगातार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। 12% की कीमत बढ़ गई है। लेकिन साल भर में जो धान का एमएसपी है वो 2.9% बढ़ा है, ज्वार 2.7% बढ़ा है, मक्का 5% बढ़ा है, मूंग दाल 2% बढ़ी है, अरहर दाल 3.4% बढ़ी है, सोयाबीन 4.5% बढ़ा है। उसकी तुलना में पेट्रोल डीजल 12% बढ़ गया। इसके बाद एक और चीज लीजिए, आरबीआई खुद जानकारी दे रहा है, एसबीआई के डाटा निकल कर आ रहे हैं कि इस देश में प्रति व्यक्ति आय लगभग 5% कम हो गई। अब अगर प्रति व्यक्ति आय कम हो गई और उसकी जिंदगी जीने की जिन गाड़ी को चलाना है डीजल पेट्रोल के जरिए, उसकी कीमत में बीते 15 दिनों में 15% से ज्यादा का इजाफा, 12 से 15% इजाफा हो रहा है। और अगर 4 साल का जिक्र कर रहे हैं तो वह दुगने से ज्यादा का इजाफा टैक्स के जरिए हो रहा है। तो फिर जिंदगी पे कैसे असर पड़ेगा, पहली बात यह हुई। इसके बाद दूसरी स्थिति यह है कि सरकार का ध्यान क्या वाकई सिर्फ अपनी कमाई पर है। तो हमने यह जानना चाहा कि सरकार कितना कमा लेती है जब वो पेट्रोल डीजल की कीमत को बढ़ाती है, तो उसके हिस्से में कितना पैसा आता होगा। यह जानकारी अलग अलग तरीके से आई। और ऐसा भी नहीं है कि पहले सरकार नहीं कमाती थी, लेकिन अभी की तुलना में बहुत कम। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, आखिरी वक्त में जब चल रही थी, वो 90 से 99 हजार करोड़ रुपए एक साल में कमाती थी, जो उसको एक्साइज के जरिए मिल जाता था। एक्साइज प्लस टैक्स ले लीजिए। लेकिन 2017 में यह बढ़कर 2,72,000 करोड़ हो गया। यानी 99,000 करोड़ से बढ़कर 2,72,000 करोड़ की कमाई एक्साइज और सेस के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट की होने लगी। और वेट तो अलग से है जो स्टेट गवर्नमेंट का है। और ये बढ़ते बढ़ते स्थिति ये आ गई कि जो एक दुनिया की जानी मानी कंपनी है केयर रेटिंग, उसके इकोनॉमिस्ट है मदन सबनवेस, उन्होंने जानकारी दी कि तकरीबन सरकार जो है हर साल 5.5 लाख करोड़ रेवेन्यू उसको सिर्फ तेल से होता है। 5.5 लाख करोड़। और उसमें सेंटर के हिस्से में आता है 3 लाख करोड़ और स्टेट्स के हिस्से में आता है 2.5 लाख करोड़। अब आप सोचिए कि अगर 3 लाख करोड़, हम यही मान लें कि ये 3 लाख करोड़ को सिर्फ 3-4 साल ही जोड़े, यानी 10। मल्लिकार्जुन ने 2018 में पार्लियामेंट के भीतर कहा था, कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा था इस सरकार ने लगभग पहले 4 साल में 11 लाख करोड़ की कमाई की है तेल से। हमारा सवाल यह नहीं है आप कितनी भी कमाई कर लीजिए लेकिन उसका उपयोग क्या करते हैं। अब आइए बेसिक सवाल पर। इस देश के भीतर में जितने अस्पताल हैं, उन अस्पतालों की तादाद है 23,582 और उसमें टोटल बेड्स जो हैं मरीजों के लिए वह है 7,01,761 बेड।
और उसके अलावा आयुष के डिस्पेंसरी को जोड़िए, जो खास तौर से इस देश के भीतर में CGHS है उसको जोड़िए, हेल्थ सब सेंटर्स हैं या प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, सबको भी जोड़ते चले जाइएगा। तो अलग अलग तरीके से जब बांटना शुरू कीजिएगा तो दुनिया के बाजार में भारत का हेल्थ सिस्टम सबसे कमजोर नजर आएगा, और उसमें खास तौर से बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इनकी हालत और बदहाल है, जहां पर तकरीबन आधा भारत रहता है। यानी इन सबको मिला दीजिएगा तो लगभग 50 करोड़ से ज्यादा लोग इन्हीं 5-6 राज्यों में रहते हैं। वहां की स्थिति और बिगड़ी हुई है। और इसके बाद अगला सवाल, एक दूसरी रिपोर्ट हमको देखने की मिली स्कूलों को लेकर। यह तो अस्पतालों का जिक्र हो गया, स्कूलों की स्थिति यह है। खुद जो संसदीय समिति है उसने जब रिपोर्ट सौंपी 2019 में, उसने जानकारी दी थी कि हमको स्कूलों के लिए लगभग 82,570 करोड़ रुपए बजट चाहिए। सरकार ने कहा नहीं, इतना नहीं देंगे, 59,000 करोड़ लगभग उसने दे दिया। लेकिन उस रिपोर्ट के भीतर का सच क्या है? उसने बताया 56% स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, 57% स्कूलों में प्लेग्राउंड नहीं है, 40% स्कूलों में बाउंड्री वॉल नहीं है। दुनिया में भारत अकेला देश है जहां पर एक शिक्षक के पीछे लगभग एवरेज निकालते हैं 46 बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन जब आप बिहार में जाते हैं तो वहां 78 बच्चे, झारखंड में 67 बच्चे, पश्चिम बंगाल में 59 बच्चे, उत्तर प्रदेश में 52 बच्चे, उड़ीसा में 50 बच्चे, महाराष्ट्र में 50 बच्चे। यानी हमारे पास ना एजुकेशन के लिए बड़ी तादाद में शिक्षक हैं और ना एजुकेशन देने के लिए इंस्टीट्यूशंस हैं। तब हमने सवाल निकाला कि इस देश में आप अगर बेहतरीन यूनिवर्सिटी, जो टॉप मोस्ट देश की यूनिवर्सिटीज है, हमें लगता है उसमें एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी दिल्ली से सटे हुए सोनीपत को देखना होगा, वहां एक अशोका यूनिवर्सिटी है, और दूसरा हेल्थ सेंटर के लिए भारत को देखना होगा एम्स, जो दिल्ली का एम्स है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तेल से जो 3 लाख करोड़ की कमाई भारत में सरकार एक साल करती है, आप सिर्फ हम कह रहे हैं बीते 4-5 साल भूल जाइए, सिर्फ एक साल का पैसा यानी 3 लाख करोड़ अगर सरकार इस देश में सिर्फ हेल्थ सेक्टर को दे दे और एजुकेशन सेक्टर को दे दे तो पता है क्या कल्याण हो सकता है। यह बड़ा चौंकाने वाला सच सामने आया, क्योंकि भारत के भीतर की जो स्थिति है उसमें इस देश में एक अस्पताल को खड़ा करने में, एम्स जैसे अस्पताल को जहां पर 1000 बेड होंगे, लगभग 1000 करोड़ रुपया एक एम्स को खड़ा करने पर खर्च होता है। यानी 1 लाख करोड़ में 100 एम्स इस देश में खड़े हो सकते हैं। 100 एम्स का मतलब हुआ कि इस देश के वो तमाम शहर जहां पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। भारत के भीतर लगभग 388 शहर है जिसमें 1 लाख से ज्यादा की आबादी, और 100 शहर के लगभग ऐसे हैं जहां पर 10 लाख से ज्यादा की आबादी है। ऐसी जगहों पर अगर आपने एम्स खोल दिए और जिसके लिए सिर्फ आपको 1 लाख करोड़ रुपए खर्च करने, आप वो भी नहीं खर्च कर पाते हैं। और इस देश के भीतर में यूनिवर्सिटी खर्च करना, अगर लैंड की कीमत को हटा देते हैं तो लगभग 500 करोड़ में एक यूनिवर्सिटी बन सकती है। लेकिन हमको लगता है आप कॉमर्शियल लैंड की कीमत भी जोड़ लीजिए तो भी एक यूनिवर्सिटी खड़े करने में आपको 800 से 900 करोड़ से ज्यादा आपको नहीं लगेगा, या उसको 1000 करोड़ उसको भी कर दीजिए तो आप 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी इस देश के भीतर में 1 लाख करोड़ में खर्च कर सकते हैं। और हम तो आपसे सिर्फ तेल के जरिए जो आपकी कमाई है 3 लाख करोड़ की 1 साल के भीतर में, सिर्फ वही मांग रहे हैं इस देश के हेल्थ सिस्टम को ठीक करने के लिए और एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए, लेकिन आप वह भी दे पाने की स्थिति में नहीं है। तो यह पैसा कहां चला जाता है? और इतनी बड़ी तादाद में जब इस देश के भीतर में, आपको जानकर हैरत होगी, जो मौजूदा सरकार ने 6 एम्स का जिक्र किया उसके लिए जो पैसा दिया गया, जो पैसा ऐलान किया गया 2,928 करोड़ रुपए, वह भी पूरा नहीं दिया गया, इसलिए 6 एम्स भी नहीं पूरी तरह बन पाए। किसी में ओपीडी चालू नहीं हुआ है, किसी में दीवार खड़ी नहीं करी है, किसी में इक्विपमेंट्स अभी तक नहीं आया है। तो सिर्फ तेल की कमाई जो जनता दे रही है टैक्स, उस पैसे को भी आप कन्वर्ट कर पाने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि एक प्रॉफिट बेस्ड इकोनॉमी आपने इस देश की सत्ता से जोड़ दी है। सत्ता को कमाई चाहिए, और कमाई का चेहरा आप जानना चाहते हैं क्या इतना हसीन है? उस कमाई का चेहरा यह है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि उस कमाई का चेहरा मौजूदा वक्त में वायरस को लेकर है। सरकार ने अपने तौर पर जरूर कह दिया कि दिल्ली में अब जो निजी अस्पताल है वहां पर आइसोलेशन बेड जो होंगे 8 से 10 हजार रुपए में आपको मिल जाएगा। आईसीयू में आपको 13 से 15 हजार में भर्ती हो जाएंगे। आईसीयू विद वेंटिलेटर आप लगभग 15 से 18 हजार में। ऐसा नहीं है। हम आपको 2 रेट बताने वाले हैं। एक रेट है
सबसे टॉप मोस्ट चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जिसके है, और दूसरा रेट है दिल्ली जैसी जगह में सुपर स्पेशलिटी के साथ हॉस्पिटल्स जो खुले हुए हैं। हॉस्पिटल्स का नाम लेना ठीक नहीं है, सिर्फ दिल्ली बता दे रहे हैं, आप जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो चेन ऑफ हॉस्पिटल्स जिनके देश भर में है, उनकी कीमत है जनरल वार्ड में आज भी 25,090 रुपए वह लेते हैं विद टैक्स। ट्विन शेयरिंग अगर एक रूम में 2 मरीज हैं तो 27,190 रुपए एक दिन का, ये बता रहे हैं आपको। जो आइसोलेशन प्राइवेट रूम अगर चाहिए तो आपको 30,490 रुपए देने होंगे। आईसीयू में अगर आपको भर्ती किया गया तो वहां वेंटिलेटर आपको उपलब्ध नहीं होगा, आपको 53,350 रुपए देने होंगे। और अगर वेंटिलेटर के साथ आईसीयू में आप भर्ती हो गए तो आपको 72,500 रुपए देने होंगे। और एम्बुलेंस जो आपको घर ले जाने आएगी और घर वापस छोड़ने जाएगी, उसकी कीमत अलग से ली जाएगी। ब्लड की कीमत अलग से ली जाएगी। और जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है दिल्ली जैसी जगह में, वहां भी आज की तारीख में एक बेड लेने के लिए, जिसमें 3 बेड रहेंगे, वहां पर आपको 40,000 रुपए देने होंगे। सिंगल रूम चाहिए, सिंगल बेड चाहिए, आपको 50,000 रुपए देने होंगे। आईसीयू में भर्ती होना है, 75,000 रुपए देने होंगे। आईसीयू विद वेंटिलेटर चाहिए तो 1 लाख देने होंगे। अब आप सोचिए, जो हम आपसे 3 लाख करोड़ मांग रहे थे, उसका मकसद सिर्फ एक ही था, इस देश के भीतर में 100 एम्स खड़े हो जाएंगे 100 शहरों में। इस देश के भीतर में 100 शहरों में 100 टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटीज बन जाएगी। इस देश के भीतर में वेंटिलेटर्स जिनको पीएम केयर्स के जरिए 4 लाख कीमत लगाई गई है, लेकिन आईआईटी रुड़की ने कहा है कि हम तो इसको मौजूदा वक्त में बहुत सस्ते में बना देंगे। और देश के भीतर प्रोडक्शन को लेकर कहा जा रहा है 1 से 1.5 लाख में हम एक वेंटिलेटर बनाने की स्थिति में है। इस देश के भीतर में लगभग आप 10 लाख वेंटिलेटर भी खरीद सकते हैं। हमें सिर्फ पैसा चाहिए, जो तेल का पैसा था, जो जनता की जेब से आपने निकाला था, वह पैसा दे पाने की स्थिति में भी नहीं आ पा रहे हैं। और खास तौर से अब वह लोग जो विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए अमेरिका ने तो एक झटका दे दिया, लेकिन उस झटके के साथ झटका दिया, H1B वीजा बंद कर दिया है। आप कहेंगे क्या असर पड़ेगा? पिछले साल H1 वीजा के तहत 1,88,123 लोगों को दिया गया, जिसमें रिन्यूअल भी थे। उसमें इंडियंस की तादाद 1,31,000 थी जो जा रहे थे वहां पर, आईटी प्रोफेशनल्स। और जो L1 वीजा दिया जाता है, जिसमें इंटर्न होते हैं, ट्रेनी होते हैं, टीचर्स होते हैं, या फिर समर वर्क ट्रैवल कराने, प्रोग्राम कराने वाले, यानी स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, उनके लिए 76,988 वीजा जारी किया गया पिछले साल। उसमें भारतीयों की तादाद 18,354 थी। अब ये लोग भारत में ही रह जाएंगे। जब इन बातों का जिक्र करें तो आखिरी बात बताएं, लूटने की परिस्थितियां क्या होती है। जो वंदे मातरम एयर इंडिया चला रहा था, अमेरिका ने उस पर रोक लगा दी। क्यों रोक लगाई? अमेरिका का कहना है कि एयर इंडिया जो है, जो यात्रियों को अमेरिका से भी इंडिया ला रहा है, वहां टिकट में 50% ज्यादा ले रहा है। और इस दौर में कम से कम आप कमाई के जरिए जब एयर इंडिया चला रहे हैं, तो यह स्थिति बर्दाश्त नहीं की पाएगी। यह यात्रियों के साथ धोखा है। और दूसरी तरफ अमेरिकन एयरलाइंस को इंडिया आने भी नहीं दिया जा रहा है। यानी इस क्राइसिस के दौर में भी किस रूप में कमाई हो रही है या कमाई की जाती है, ये एक अजीबोगरीब परिस्थितियां। वेट लगा देंगे, एक्साइज बढ़ा देंगे, सेस लगा देंगे, टिकट की कीमत ज्यादा कर देंगे। यानी जनता क्राइसिस में आती जा रही है। लोकतंत्र के रेड कारपेट को उठाकर नंगे पांव चलते हुए आपके पांव से खून रिस रहा है। वह खून और ज्यादा निकल जाए, इसकी तैयारी मौजूदा वक्त में सरकारें करती हैं। इससे ज्यादा विभत्स स्थिति क्या हो सकती है? बहुत बहुत शुक्रिया।